हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, ये है हमारी क्लास 10th की साइंस के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 16। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, एक सही तरीके से जो अरेंजमेंट है प्राकृतिक संसाधनों का किस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो प्रेजेंट टाइम में भी हमें अवेलेबल रहे और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी अवेलेबल रहे। ठीक है, तो उसी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इसमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ये हमारी संपोषित लंबी परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला, शिल्प, त्योहार, भोजन, आस्थाओं, अनुष्ठान व लोकगीत के साथ एकीकृत है। हमें यह दर्शन है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, सब मिलजुल करके रहें। जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो वाक्यांश है वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद का एक हिस्सा है, उससे लिया गया है, अथर्ववेद से। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ही हमें ये बताती है कि हम प्राकृतिक जो संसाधन है उनका सही तरीके से, उनका एक पोषित रूप में कैसे हम उनका यूज़ करें। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि भारत हो या पूरे विश्व में हो, कोई भी चीज़ हो, हर किसी को पूरे विश्व में ही, ठीक है, हर किसी को अपने परिवार के रूप में माने, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो। कोई भी अगर अजीवित चीज़ भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको, उसका दोहन ना करें, उसको इस तरीके से यूज़ ना करें कि मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। ठीक है, वेस्ट में ना करें। तो देखिए, इसमें क्लास 9th में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, वायु, जल के बारे में पढ़ा था तथा ये भी जाना था कि विभिन्न संगठकों का प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है। ये सारे जो संगठक हैं इनका पृथ्वी में चक्रण होता रहता है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे क्रियाकलाप से इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि हम इन संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा में जब इनका यूज़ किया जा रहा है तो इससे पोल्यूशन और बढ़ता चला जा रहा है। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा ये भी जानेंगे कि किस प्रकार उनका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम ये भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। ये हम सब के मन में ये आता है कि किस तरीके से हमें प्राकृतिक संसाधनों का हम यूज़ करें और जो है मतलब हमारे लिए भी वो यूज़फुल रहे और उसका सही तरीके से यूज़ भी हो जाए और पर्यावरण भी संरक्षित रहे और आने आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो सही सलामत बचा रहे। हम वन्यजीव, जल, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम मेनली देखेंगे वनों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, जल के बारे में, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते हैं। ये अधिकतर वैश्विक समस्याएं, विश्व स्तर पर ये सारी समस्याएं पर्यावरण से संबंधित होती हैं। इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनियमन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का जो मानक रखा गया है पूरे विश्व स्तर पर रखा गया है। तो हम अगर देखें कि हम खुद अपने या अपनी कंट्री की बात करें तो हम लोग अगर उसका सही तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं या उसका उत्सर्जन एक मानक रेंज में कर रहा है, वही हमारा पड़ोसी देश या कुछ और जो मतलब कि आसपास के जो देश हैं वो ज़्यादा अगर उसका उत्सर्जन कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमें भी पड़ेगा। तो ये सारे जो पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं वो वैश्विक स्तर पर इनका कानून, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए खाली पूरा विश्व मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करें। अब क्रियाकलाप देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का पता लगाई कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका क्या मानक निर्धारित किया गया है। उसके बाद इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। हम इन मानकों की प्राप्ति करने हेतु किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं।
तो ये है क्रियाकलाप। एक और क्रियाकलाप यहाँ पे है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि ऐसे अनेक संगठन हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में लगे हैं। वे ऐसे क्रियाकलापों का भी प्रोत्साहन करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अपने आसपास के क्षेत्र, कस्बे, शहर, गांव के कार्य करने वाले जो संगठन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पता लगाइए कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं, यानी उनके बारे में भी पता लगाइए और आपका क्या योगदान आप दे सकते हैं इसके बारे में भी। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन, एक्स्ट्रा में जो उसका जो मतलब एक अविवेकपूर्ण उसका दोहन हो रहा है, एकदम बिना जो है ध्यान में किए बस उसका जो है उसका यूज़ करते चले जा रहे हैं, तो उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनके विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जैसे कि वन है, अब वन में हम अपनी स्वार्थ के लिए, अपने जो है अमाउंट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे वन है वो डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरीके की वनस्पतियाँ हैं और जो है अलग अलग तरीके के वहाँ पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही उस पर डिपेंडेंट वहाँ पे वन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसका अविवेकपूर्ण दोहन कर रहे हैं। पहले तो हम वनों की लकड़ियों को इस कदर उसका यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वहाँ पे घर वगैरह यानी वनों को काट करके सीधा सा वहाँ पे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर वगैरह बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसका अविवेकपूर्ण दोहन हो रहा है। और साथ ही साथ हम जो है जो वहाँ पे डाइवर्सिटी के लिए जो बहुत सारी प्लांट प्रजातियां हैं, ठीक है, उन्हें हटा रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपने अमाउंट के लिए या हमारा पैसा बने तो हम एक ही जैसे जो भी ज़रूरत के जो पेड़ पौधे हैं उनको लगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे जो पर्यावरण है उसको तो हानि, मतलब एक वन्य जीव वन जो है उसको तो हानि हो ही रही है, साथ ही साथ वन्य जीवों को भी हानि पहुंच रही है। तो ये है अविवेकपूर्ण दोहन, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जब ये जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। अब लोगों को जब उसकी इफेक्ट पड़ना चालू होगा कुछ समय बाद भी, तो जो है जब वो इफेक्ट पड़ने लगेगा फिर लोग जो है जो लोग जो है जागरूकता फैला रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान देंगे। जब बातों पे ध्यान देंगे तो कुछ कदम भी उठाए जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य ही सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा की जल की जो गुणवत्ता है वो बहुत कम हो गई थी। अब यहाँ पे देखिएगा कि किस वजह से। कोलीफॉर्म जीवाणु एक जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति एक रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। जल में इसकी उपस्थिति किस कदर बढ़ रही है आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। गंगा जल में संपूर्ण कोलीफॉर्म गणना, ठीक है, तो इसका पूरा ये स्तर दिखाया गया था। अब आगे देखिए गंगा का जो प्रदूषण है वो कैसे हो रहा है। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से ये जो है इसका उद्गम होता है। वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 25 किलोमीटर तक की यात्रा तय करती है। इसके किनारे स्थित जो शहर हैं, प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 से अधिक नगर ने इसे नाले में बदल दिया गंगा नदी को। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित जो कचरा मल है उसका इसमें प्रवाहित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख, शवों को बहाना, यही नहीं, सबसे खतरनाक तो यहाँ पे यह है कि उद्योग जो है उनके द्वारा उत्पादित जो रासायनिक उत्सर्जन है उसने गंगा का जो प्रदूषण स्तर है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इससे विषैले आदि, मतलब इसके जो विषैले जो पदार्थ हैं वो और आदि अन्य कई कारण हैं, तो उससे जो है गंगा प्रदूषित हो गई है। इससे जल की जो मछलियां हैं वो मरने लगी हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है नमामि गंगे कार्यक्रम, जो कि जून 2014 में ये स्टार्ट हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित। इसमें एक एकीकृत संरक्षण मिशन था ये, ठीक है। यह प्रदूषित संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा जो है उसकी कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा, इससे संबंधित ये कार्यक्रम था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विग, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। तो ये भी एक मिशन था, राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग, ठीक है, 2016 में, अक्टूबर 2016 में स्टार्ट किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मानव योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण मापन किया जाता है। कुछ प्रदूषक अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी हानिकारक होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन उसी में ही वो अपना जो भी नुकसान पहुंचाना होता है वो पहुंचा जाते हैं। इसके मापन के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत
जो इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका यूज़ करना होगा, कि जिनसे बहुत कम मात्रा में जो पदार्थ हानि पहुंचा रहे हैं उनका भी पता लगाया जा सके। परंतु अध्याय 2 में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जल का पीएच सरलता से जो सार्व सूचक है उसकी सहायता से मापा जा सकता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो है माध्यम से हम ये माप सकते हैं कि जो जल है, ठीक है, जहाँ का भी हम जल का मापना चाह रहे हैं तो उसका पीएच कितना है। क्रियाकलाप में देखिए, जैसे सार्वसूचक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसकी सहायता से अपने घर में आपूर्त पानी का पीएच ज्ञात कीजिए। जो पानी हमारे घरों में आ रहा है उसका पीएच कितना है उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से माप सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस की जलाशय, तालाब, झील, नदी, झरने का पीएच भी ज्ञात कीजिए। क्या अपने प्रेक्षणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि जल प्रदूषित है अथवा नहीं? तो ये जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी हमें ये पता चल जाएगा कि वो प्रदूषित है कि नहीं है, क्योंकि स्वच्छ जल का पीएच तो हम जानते ही हैं कि 7 होगा या 7 के आसपास होगा, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो फिर इसी से ही हमको पता चल जाएगा प्रदूषित अम्लीय है या क्षारीय है, क्या है, कैसा है। आगे देखिएगा, परंतु हमें समस्या के विशाल रूप को देखकर हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा, जैसे रिफ्यूज इनकार करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, और रीपर्पस पुनः प्रयोजन, रिसाइकिल पुनः चक्रण। ये 5 आर हैं। ये क्या बताते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्यूज़ के बारे में, इनकार करना, यानी जहाँ पे रिफ्यूज़ की बात आएगी वहाँ हम क्या देखेंगे कि जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार कर दीजिए। उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करिए जो आपको, आपके परिवार को, पर्यावरण और साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के थैलों को लेने के लिए इनकार करें। फिर आता है कम उपयोग, रीयूज़, रिड्यूस, ठीक है। इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जितना मतलब ज़रूरी है उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करें। जैसे आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। जब आप रूम में रहें तो उसको जलाएं, जब बाहर जाएं तो बंद कर दें। आप टपकने वाले नल जो है उसकी मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं, या जब भी बाहर निकलें तो टैप को सही से बंद करके निकलें। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी है खाना बस उतना ही बनाएं, एक्स्ट्रा में ना करें। कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम किया जा सकता है। फिर आता है पुनः उपयोग, रीयूज। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके से आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं, जैसे लिफाफे को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई जो प्लास्टिक की बोतल है, डिब्बे हैं इत्यादि का उपयोग में रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। अन्य कौन सी वस्तुएं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं? तो ये था। अब पुनः प्रयोजन क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। जैसे टूटे फूटे चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनमें पौधे लगाना। चीनी मिट्टी के बर्तन जो हम लोग पानी पीने के लिए या चाय वगैरह पीने के लिए यूज़ करते हैं, जब वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं तो हम फेंक देते हैं। तो उसको फेंके ना, बल्कि इसमें हम पेड़ पौधे लगा लें। पुनः चक्रण में क्या होगा? इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थ का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब एक अति आवश्यक ना हो इनका नया उत्पादन, संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। इनके पुनः चक्रण के लिए पहले हम अपद्रव्यों को अलग करना होगा, जिससे कि पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में ना फेंक दी जाए। जैसे क्या है, कचरा एक जगह इकट्ठा किया गया है तो उनमें से वो चीज़ें जिनका पुनः चक्रण हो सकता है उन्हें अलग कर लिया जाए। उसके बाद उसको जो है अलग करके जिस जगह पुनः चक्रण होता है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाए, और बाकी के जो कचरे हैं उन्हें अलग कर लिया जाए, ठीक है। जैसे कि है, क्या आपको गाँव, कस्बे, नगर में कोई प्रबंधन जिससे इन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सके, इसके बारे में आपको पता है? यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। यानी अगर हमें कोई भी क्रियाकलाप करना है या हमारी आवश्यकताएं जिससे भी संबंधित है, अगर हमें उसमें निर्णय लेना है तो हम इस आधार पर लें कि हम पर्यावरण को अपनी नज़र में रखते हुए करें। इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तात्कालिक, दीर्घकालिक, व्यापक हो सकते हैं। यानी ये जो प्रभाव इफेक्ट है वो तात्कालिक भी हो सकते हैं, लंबे समय तक भी हो सकते हैं, ठीक है। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। ये बात हम लोग ने पहले डिस्कस की थी कि जो एक संपोषित विकास है, एक अच्छा जो डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या होता है कि उसकी संकल्पना यानी उसको उसकी तैयारी
जो है वो मनुष्य वर्तमान की जो आधारभूत उसकी जो प्रेजेंट टाइम की जो आवश्यकताएं हैं वो तो उसकी पूरी हो ही रही हैं, उसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी कर रही हैं। लेकिन इसके इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी बचाव कर रही है। तो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की भी बात हो रही है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास डिपेंडेंट है एक तरीके से पर्यावरण पर। तो पर्यावरण संरक्षण जो है उससे संबंधित है। अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। एक अच्छा विकास डेवलपमेंट अगर होगा तो जीवन का हर एक जो पहलू है उन सब में चेंजेस लाएगा। ठीक है, ये लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। एक क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए इसमें है, क्या आप कई वर्षों के बाद किसी गांव अथवा शहर में गए हैं? यदि हाँ तो क्या पिछली बार की अपेक्षा नए घर और सड़कें बन गई हैं? आपके विचार में इन्हें बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई होंगी? क्योंकि गांव गांव वगैरह जो एरिए हैं वहाँ पे जो मतलब काफ़ी जो है दूर होते हैं। अक्सर करके आपने अभी प्रेजेंट टाइम में भी, वर्तमान समय में भी देखा होगा, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी जो है मतलब कि यातायात के साधन भी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ पे अगर नई सड़कें या नए जो है घर, अच्छे अच्छे घर बने हुए अगर दिख रहे हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी कि ये जो सामान है जिससे ये सारी चीज़ें बन रही हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। इसके साथ साथ उन पदार्थों को सूची बनाइए और उनके स्रोत का भी पता लगाइए। अपने द्वारा बनाई गई सूची को अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। क्या आप ऐसे उपाय सुझा सकते हैं जिनसे इन वस्तुओं के उपयोग में कमी लाई जा सके, अगर उससे किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन वगैरह हो रहा है। फिर है, हमें संसाधनों की प्रबंधन को क्यों आवश्यक, मतलब हमें संसाधनों का जो प्रबंधन है उसे, उसका जो मैनेजमेंट है वो क्यों आवश्यक है, क्यों उसकी ज़रूरत है उसका प्रबंधन करने की। केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं परंतु सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, वस्तुएं, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा, जो कि सूर्य से प्राप्त होती है। परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर बसते जीवों के द्वारा प्रक्रम से ही और भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट तो हमको मिल नहीं जाती है। अब जो अर्थ पे प्रेजेंट जो है प्लांट है वो उसको अवशोषित करके हमें एनर्जी की फॉर्म में हमें भोजन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें भौतिक रूप और रासायनिक रूप में उनके जो प्रक्रम है उनके आधार पर हमको ये एनर्जी मिलती है। हमें अपने संसाधनों की सावधानीपूर्वक, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग क्यों आवश्यक है? अगर हम हमारे पास जो संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग करें तो ये ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये संसाधन असीमित नहीं है। वही बात है कि जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, असीमित नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनमें सुधार तो हो गया, अब एक और मसला हो गया है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। अब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा कि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। जाहिर सी बात है, अगर हम संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं तो हमें आगे की पीढ़ियों, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो उस आधार पर जो मांगे बढ़ रही हैं तो उनकी पूर्ति के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का एक्स्ट्रा में दोहन भी करना पड़ेगा। लेकिन हमें सही तरीके से अगर प्रबंधन करना है तो हमें आने वाली जो पीढ़ी है उनका भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका कारण सभी वर्गों में समान रूप से हो, ना कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इनका लाभ मिले। यानी मैनेजमेंट ऐसा किया जाए कि सभी जितने भी वर्ग के, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, मिडिल हों, सभी को ही बराबर में वो संसाधन उनको प्रदान हो, ना कि ऐसा हो कि मुट्ठी भर अमीर और मुट्ठी भर जो शक्तिशाली लोग हैं उन्हीं को ही प्रोवाइड हो और जो मिडिल और बेचारे जो गरीब हैं उन लोग को पहुँचे ही ना। ठीक है, तो प्रबंधन इस तरीके का हो। एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि खनन से प्रदूषण होता है, जब खुदाई की जाती है तो उससे प्रदूषण होता है बिल्कुल, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ
बड़ी मात्रा में धातुमल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक सही तरीके का अगर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन होगा तो जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं उनके साथ साथ जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उनका भी सुरक्षित जो है निपटान की व्यवस्था की जाएगी। संपोषित विकास व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा व संस्कृति की तुलना में हाल ही की हैं। अगर देखा जाए तो क्योंकि भारत देश में काफ़ी पुरानी परंपराएं, यानी कि अभी ये कुछ ही सालों में ऐसा है कि पर्यावरण संबंधी जो वैश्विक चिंताएं हैं वो और बढ़ गई हैं। नहीं तो परंपरा जो पर्यावरण संरक्षण की, जो प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा संस्कृति में हमारे जो चली आ रही थी वो पहले से चली आ रही है। पहले से ही प्राकृतिक जो संसाधन है उनका यूज़ होता आ रहा है, लेकिन इस तरीके की दिक्कत कभी भी नहीं आई थी। तो ये जो वैश्विक चिंताएं हैं वो अभी वर्तमान की ही हैं। पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्राकृतिक संरक्षण व संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा जहां मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में व्यवस्थित स्थापित की गई हैं। तो प्राचीन साहित्य में अगर देखें तो वहाँ पे प्रकृति का क्या मूल्य है और प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संवेदनशीलता है उसकी महिमा, उसके सिद्धांत जो भी रखे गए थे, ठीक है, तो उन सब में क्या संबंध था, ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो है बताया गया है। आगे देखिएगा एक क्रियाकलाप है, जैसे अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें उपयोगी व प्राकृतिक संरक्षण के लिए परंपरागत तरीकों का अवलोकन कीजिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आप लोग करते रहते हैं, ठीक है, या जो देखते रहते हैं, अपना अनुभव सभी सहपाठियों को बताइए और एक रिपोर्ट तैयार करिए कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए क्या योगदान दिया। इसी के साथ ही भारतीय साहित्य जैसे उपनिषद स्मृतियों में जंगलों के उपयोग का प्रबंधन और संपोषितता को भी अंतर्निहित विषय के रूप में जोर दिया गया। भारतीय साहित्य की अगर बात की जाए तो वहाँ पे और उसमें जैसे कि जो उपनिषद और स्मृतियाँ थीं उनमें जंगलों का जो उपयोग किया गया था, ठीक है, या जंगल में जो निवास कर रहे हैं या जंगलों का जो उपयोग किया गया है उसका जो प्रबंधन था, उसका जो सही तरीके से उससे पोषण जो प्राप्त किया जाता था, इन सब पर स्पेशली मतलब कि जो है खास कर इस पर जोर दिया गया है। खास कर देखिएगा संस्कृत साहित्य अथर्ववेद की जो ऋचा है उसके अनुसार अगर देखें तो देखिए क्या कहा गया है। हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे बिना बर्फ वाले पर्वत और जंगल कल्याणकारी हूँ। हे विभिन्न रंगों वाली स्थिर एवं रक्षित पृथ्वी, जिस पर मैं अजय अनाहत अक्षर होकर रहूं। एक अन्य ऋचा के अनुसार क्या है, हे भूमि, मैं जो तुम्हें खड्डा खोदता हूँ वह शीघ्र ही भर जावे। मैं तुम्हारे मर्म चराचर जगत को और हृदय को हत करने वाला ना बनूं, मैं तुम्हें नुकसान करने वाला ना बनूं। बाद में देवीचंद द्वारा लिखित जो पुस्तक है अथर्ववेद संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसमें अंग्रेजी अनुवाद में भी यही बात कही गई है। फिर देखिएगा वैदिक काल के दौरान जंगल वनस्पति के उत्पादक व साथ ही सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर ही बल दिया गया है। अगर वैदिक काल की बात की जाए तो वहाँ पे जंगल से प्राप्त जो वनस्पति है या उससे जो है प्राप्त जो उत्पाद हैं उनके साथ साथ सुरक्षात्मक पहलू जंगल की हो या वन्य जीवों की हो, इन सब पर खासकर बल दिया गया है। वैदिक काल के अंत में कृषि एवं प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के रूप में उभरी। जब वैदिक काल का अंत हुआ तो कृषि जो है वो एक आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी। यह वह समय था जब पवित्र जंगल व गुफाओं, पवित्र गलियारों व विभिन्न प्रकार की जातीय वानिकी प्रथाओं जैसे कि संस्कृत पारिदर्श्य की अवधारणाएं ये सब विकसित हुई थी, जो वैदिक काल के बाद भी लगातार चलती रहीं। साथ ही वैदिक काल के अंत के बाद भी ये चलती रहीं। साथ ही व्यापक श्रेणी की जातीय वानिकी प्रथाओं को प्रथाओं अनुष्ठानों के साथ एकीकृत करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाती रही। जितना उसका यूज़ किया गया, लोगों ने उसका अपना यूज़ भी किया गया, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी सुरक्षा भी जो है मतलब सुरक्षा भी की जाती थी, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों पर खास ध्यान दिया जाता था। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ टॉपिक हम लोग ने इस चैप्टर में मतलब देखे थे जिन पर हमें खास कर डिस्कशन करना है, जैसे वन है, वन्य जीव हैं, जल है और कोयला पेट्रोलियम ये सब है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वन और वन्य जीवों के बारे में। देखिएगा जो वन है वो जैव विविधता की विशिष्ट यानी हॉटस्पॉट स्थल है। जो वन है जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है जो उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप, जैसे
जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूत, कृमि और जो है और कीट है, पक्षी है, सरीसृप है इत्यादि, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि वन में पाई जाने वाली जो पौधों की जो स्पीशीज़ हैं उनके साथ साथ ये जो कुछ जो है पौधे, कुछ जो छोटे निम्न स्तर के जो पौधे हैं या फिर जो कीट हैं, इन सब की भी बात, ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। वंशागत जैव विविधता जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली है आगे तक के, उसका संरक्षण करना भी प्राकृतिक संरक्षण का एक मेन एक जो है उद्देश्य है। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययन में हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक स्थायित्व है, वो डिपेंड करता है डाइवर्सिटी पे। आपने देखा होगा कि वन में कभी भी एक जैसे पौधे नहीं होते या सभी जीव एक जैसे नहीं देखने को मिलते हैं। तो सभी जीव, उनका भोजन का जो है मतलब भोजन का जो तरीका है वो सब एक जैसा नहीं हो सकता ना, तो अलग अलग होता है। अब जंगल में अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे, डाइवर्सिटी जो देखने को मिल रही है, वो डिपेंड करता है उसमें जो वन्य जीव हैं और जो उन मतलब दोनों पर ही डिपेंड करता है। जब एक ही जैसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा कि पेड़ पौधों की जो वन की जो असल डाइवर्सिटी है वो तो ख़त्म की ही जा रही है, साथ ही साथ वन्य जीव भी मतलब कि वो भी संकट में है। क्रियाकलाप में देखिए, जिन वन उत्पाद का आप प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। उसके बाद अपने विचार में वन के निकट रहने वाला जो व्यक्ति है वो किन वस्तुओं का उपयोग कर सकता है आपके विचार में, वन के अंदर रहने वाला व्यक्ति किन वस्तुओं का प्रयोग करता होगा, और अपने पेट जो आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट्स, उनके साथ चर्चा कीजिए उपरोक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं में क्या कोई अंतर है, जो वन में रहते हैं या वन के बाहर रहते हैं या नहीं है, इनके कारण का भी पता लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी स्टेक होल्डर, दावेदार। दावेदार किसे कहेंगे? तो देखिए, हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। जो हम डिपेंडेंसी है जो हमारी, उसमें अंतर है। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प हैं, परंतु कुछ के पास नहीं है। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन है। जैसे वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर ही निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है सरकार का वन विभाग, जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करें। अब सरकार क्या करेगी, अपने जो जो उनकी आमदनी है उसके हिसाब से वन में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या किस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए, किससे उनको फ़ायदा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि उसका स्वामित्व उनके पास है। तो इसके अलावा देवपति, जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से, सॉरी तेंदुपत्ती है यहाँ पे, तेंदुपत्ती जो है उसका उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर के कागज़ मिल तक के विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी एक क्षेत्र हो वहीं से ही जो है वो अपनी सारी चीज़ों का उत्पादन करे, तो इस पर तो डिपेंड करते नहीं है। एक जगह का ख़त्म हुआ, आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ का जो है यूज़ करने लग जाएंगे। वन्य जीव एवं प्रकृति प्रेमी, जो वन्यजीव व प्रकृति प्रेमी है, जो प्रकृति का संरक्षण उसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं, जो उसकी अपनी पुरानी प्राचीन अवस्था है उसी में ही उसको बचा करके रखना चाह रहे हैं, तो इसमें से आखिर इसके जो दावेदार हैं वो कौन हो सकते हैं। आइए देखें कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या हैं। अलग अलग समूह जो हम लोग ने देखे, अथवा वन में उन्हें क्या प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ियां एवं छाजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्र करने एवं भंडारण के लिए होता है। बांस का उपयोग, ठीक है। और खेती के जो औजार हैं, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल में भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो स्थानीय लोग, जो जिस तरीके से वनों से अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें प्राप्त करते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल जो और जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो किस आधार पर वनों पर डिपेंड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फल है, नट्स है, औषधि है एकत्र करने के लिए साथ साथ अपने पशुओं को वन में चराते भी हैं और उनका चारा वनों से ही एकत्र करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? क्या ये खत्म हो जाएंगे? ये मत भूलिए कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भी लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे हैं और उसका यूज़ भी कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया जब वो यहाँ पे आए, और उनसे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया था जिससे संपोषण भी होता रहे, यानी कि उससे उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहे और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे। ये वहाँ के मूल निवासी जो थे वो अपने आधार पर जो भी डेवलपमेंट वो कर सकते थे, जो भी वो इंतज़ाम करते थे उसके आधार पर होता था।
लेकिन अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया, अपना अधिकार ही खाली नहीं जमाया, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी उनका निर्ममता से दोहन भी किया। मतलब उनका स्वार्थ, क्योंकि वो तो उन्हें तो यहाँ पे रहना नहीं था, उनको तो कोई वो था नहीं कि लगाव रहे ज़मीन से। ठीक है, बस उन्हें अपनी क्या था, उनकी जो आधिपत्य है, मतलब अपना स्वार्थ है, मेन अमाउंट कमाना है, जितना ज़्यादा निकाल सकें। ठीक है, तो उसी से ही बस उसकी वजह से ही बहुत ही निर्दयता से, निर्ममता से जो है वनों का दोहन करते चले गए। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर भी कर दिया और वन संसाधनों का किसी सीमा तक के अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। अब वन संसाधन जो थे उनका भी एक सीमा तक अत्यधिक दोहन भी, एक मतलब अनलिमिटेड उसका जो है यूज़ होने लग गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रही। मतलब अंग्रेज़ों के हाथों से ले तो लिया गया, लेकिन जो स्थानीय लोग जिस आधार पर जो अपने तजुर्बे से वो सारी चीज़ें करते थे, उनकी उपेक्षा, उनका मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, आज़ादी के बाद भी। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्ष जैसे कि पाइन यानी चीड़, टीक और यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। जहाँ डाइवर्सिटी होती थी वहाँ पे एक ही प्रकार के खाली वन देखने को मिले। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया। वही है कि एक ही प्रकार के बाकी सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई, क्योंकि वन तो खत्म हुए ही साथ उन पर डिपेंडेंट जो वन्यजीव थे वो भी खत्म हो गए। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे कि पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, जो वहाँ के जो लोग रहते थे उन लोगों की भी काफ़ी चीज़ों की आपूर्ति हो गई। ठीक है, फल हैं, नट्स हैं इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। उनकी जो ज़रूरतें वनों से पूरी होती थी वो भी खत्म हो गई। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। तो क्या हुआ, ये जो रोपण हुआ उसमें क्या हुआ, वन विभाग जो है उसको राजस्व का एक मुख्य स्रोत मिल गया। इस आधार पर क्या आप जानते हैं कि कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? तो देखिए, जैसे टिम्बर है, इमारती लकड़ी, कागज, लाख तथा खेल के जो सामान है, इनके जो उद्योग हैं, ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए। इनके उद्योग वनों पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि खेल के अधिकतर सामान जो है वो लकड़ी से ही बनते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है कागज़ भी पौधों से प्राप्त होता है, लाख भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल के स्रोत मात्र ही मानते हैं। जो फैक्ट्रीज हैं वो इन वनों से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनको कच्चे माल के रूप में ही मानते हैं। निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार के उद्योग के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी ऊपर तक होती है। अतः उन्हें उस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती है। उदाहरण के लिए किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों से टीक प्राप्त करने लगेंगे, और उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वे उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे कि वे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। अपने विचार में लोगों को इस प्रकार व्यवहार करने में से कैसे रोका जा सकता है, ये बताना है। देखिए, बात क्या है कि इसमें यही बात कही गई है कि जो उद्योग या फैक्ट्रीज जो मतलब लगाते हैं, वो लोग वन से प्राप्त जो उत्पाद हैं उन्हें एज अ कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो पहुंच होती है वो सरकार से ज़्यादा करीबी होती है, तो स्थानीय लोगों को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो तो खाली उसका यूज़ कर रहे होते हैं, या उसकी देखभाल जो जैसे वो कर सकते हैं वो अगर करते हैं तो उनका तो कोई यूज़ नहीं होता है। वनों से प्राप्त जो भी पदार्थ जो प्राप्त हो रहा है उसमें ये जो उद्योगपति होते हैं वो कम मात्रा में उसको मतलब कम मूल्य में ले लेते हैं, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट सरकार से ज़्यादा है। और फिर उसका जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा फिर उसको बेचना होगा, तो उससे मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो महंगा ही बेचेंगे। लेकिन जो स्थानीय लोग जो उससे कॉन्टैक्ट में हैं उनको इससे किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी वो जो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे होते हैं, ये जो उनकी चिंता प्रकट कर रहे होते हैं कि जो है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ नहीं बचेगी इस तरीके से, अगर ये लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते रहेंगे, तो इस पर भी मतलब ध्यान भी नहीं इस आधार पर दिया जाता है। और जो जो लोगों के अंदर में ये सारी चीज़ें होती है वो उसका यूज़ करते चले जाते हैं। तो वही है कि हमें अपने विचार में लोगों को इस प्रकार व्यवहार करने से कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में जानें। तो जैसे एक यहाँ पे क्रियाकलाप है, जैसे किन्हीं दो वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार पर हैं। जैसे कागज़ उद्योग आप ले सकते हैं, या फिर जो है जो बीड़ी या माचिस वगैरह जो बनाई जाती है ये सब है।
चर्चा कीजिए कि यह उद्योग लंबे समय तक के संपोषित हो सकता है अथवा क्या हमें इन उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मतलब कहने का है कि पहली बात तो हमें ये डिस्कशन करना है कि क्या ये जो उद्योग है वो लंबे समय तक के संपोषित चल सकता है, या फिर हमें इन उत्पादों की खपत जो हो रही है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीव प्रेमियों की जो वन पर निर्भर नहीं है, परंतु वन पर निर्भर नहीं है, लेकिन वन के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी, गेंडा से हुआ था। अब उन्होंने, तो यहाँ पे देखिएगा, जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है। मतलब यहाँ पे है कि संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे शेर, चीता, हाथी एवं गेंडा से हुआ था। अब उन्होंने, ये जो प्रकृति प्रेमी हैं, उन्होंने फिर जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने का भी महत्व समझ लिया है, क्योंकि खाली हम कुछ अगर जानवरों को संरक्षित रख रहे हैं तो ये इससे कहीं ज़्यादा हमें जो पूरी जैव विविधता है उस पर भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से हमें ध्यान देना है। परंतु क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं? इस बात की पर्याप्त प्रमाण है। स्थानीय निवासी परंपरा अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जैसी भी परंपरा के जैसे पहले चलता था उसके आधार पर वो अपने वनों का संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। ठीक है, जो विश्नोई समुदाय है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु जो अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है उसकी व्यवस्था की है। ये पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जो जोधपुर एरिया है, ये वहाँ उसके पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई किससे संबंधित हैं? ठीक है, और वो कितने लोगों के साथ उन्होंने बलिदान दे दिया था? अध्ययनों ने इस बात को स्थापित कर दिया कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीके के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। जो परंपरा के अनुसार इसका वनों का जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके विरुद्ध अगर हम उसका बायस करें तो इसका कोई ठोस आधार नहीं। अगर हम उसके खिलाफ कुछ जाएं, कुछ कोई बात कहें, उदाहरण के तौर पे जैसे विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में एल्पाइन के वन हैं जो भेड़ों की चारागाह थे। हिमालय के पास जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कुछ क्षेत्र हैं जिनको सुरक्षित कर दिया गया, वहाँ पे एल्पाइन के वृक्ष जो कि भेड़ों की चारागाह के रूप में थे। अब जो घुमंतु यानी जो खानाबदोश थे, वो क्या करते थे? वो जो चरवाहे थे वो प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल में अपनी भेड़ें घाटी के इस क्षेत्र में चराने के लिए ले जाते थे। ठीक है, परंतु इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद, जैसे ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, इस परंपरा को रोक दिया गया। और अब ये देखा गया कि पहले तो ये घास बहुत लंबी हो जाती, अब मतलब ये परंपरा क्या, लोग जाते थे ग्रीष्म काल में, जो खानाबदोश होते हैं वो जाते थे अपनी भेड़ों को वहाँ पे चराते थे। जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना तो इस पर रोक लग गई। फिर क्या हुआ कि अब ये जो घास थी वो बहुत लंबी हो जाती, फिर लंबाई के कारण ज़मीन पर गिर जाती, जिससे जो नई घास थी वो उनकी वृद्धि रुक जाती। संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकने की प्रबंधन नीति संभवतः लंबे समय तक सफल नहीं हो पाई। वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, जो कि अपनी जो भेड़ बकरी जिनको भी चराने के लिए वो जो जगह एकदम सुटेबल थी, ठीक है, लेकिन उनको किसी जो नीतियाँ बनाई गई थी, नियम वगैरह बनाए गए थे, प्रबंधन नीति, उसने बलपूर्वक रोकने की कोशिश तो की, लेकिन लंबे समय तक इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए। किसी भी प्रकार से वनों को होने वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। अगर हम ये बात कहें कि खाली स्थानीय निवासी ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, खाली हम उन्हीं को ही नहीं कह सकते। हम औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क एवं बांध निर्माण से वनों के विनाश अथवा इससे होने वाली क्षति से आंखें नहीं मूंद सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो सड़क और बांध का जो निर्माण है उसके मतलब जब इस चीज़ का निर्माण होता है तो काफ़ी बड़ी तादाद में वनों की कटाई होती है, वनों का नाश किया जाता है एक तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है। इस क्षति के लिए हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के द्वारा उनकी सुविधा के लिए की गई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में भी विचार करें। वनों में जो पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पे, तो उनके लिए जो उनकी सुविधा के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं, फार्म हाउस वगैरह, जो रेस्ट हाउस वगैरह वहाँ बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए, ठीक है, उनके कंफर्ट के लिए सड़कें जो बनाई जाती हैं, तो उसके लिए जो वन को काटा जा रहा है, तो ये भी बात है जो वनों की क्षति के लिए है। हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। प्राकृतिक छवि जो है उसमें जो मनुष्य है उसका हस्तक्षेप बहुत है।
हमें इस हस्तक्षेप की प्रकृति एवं सीमा को नियंत्रित करना होगा। बिल्कुल इसकी जो प्रकृति है और इसकी जो सीमा है उसको नियंत्रित करना होगा, क्योंकि ज़्यादा हस्तक्षेप जब होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। दूसरे शब्दों में, जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाए, पर्यावरण और वन दोनों को संरक्षित किया जाए, उसके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर करके वहाँ के जो रह रहे लोग हैं वो उससे ज़्यादा जानकार भी होंगे और उनकी आंखों के सामने वो चीज़ें हो रही होंगी जो वन से संबंधित होंगी। ठीक है, तो यह विकेंद्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर हम आर्थिक विकास भी हमारा सही तरीके से होगा और पारिस्थितिक का संरक्षण भी होता रहेगा, दोनों साथ में चलेंगे। जिस प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उससे ही अंततः यह निर्णय होगा कि उससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है अथवा इसका और विनाश हो रहा है। मतलब जब हम उसका परिणाम देखेंगे तो उसी के आधार पर हमें ये पता चलेगा कि पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है या फिर उसका विनाश हो रहा है। पर्यावरण को पौधों और जंतुओं का सजावटी संग्रह मात्र नहीं माना जा सकता। अगर हम देखें कि पर्यावरण खाली जो पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं उनके लिए एक बस सजावट के रूप में ही है, तो खाली सजावट मात्र हम इसे नहीं मान सकते हैं। ये एक जटिल व्यवस्था है जिसमें हमें उपयोग हेतु अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि वन में हर तरीके की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये एक जटिल व्यवस्था ही है। हमने अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आपूर्ति हेतु इन संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग हमें करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, जिस खेजड़ी वृक्ष की बात की गई थी जो अमृता देवी जो हैं उनके बारे में, तो यही है खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, अब आगे देखिए, समपोषित प्रबंधन, एक अच्छा प्रबंधन, ठीक है, जो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पे भी ध्यान दे। हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या उपरोक्त सभी दावेदारों के लक्ष्य पर प्रबंधन के संदर्भ में जो दावेदार हैं उनका जो लक्ष्य है वो वन प्रबंधन के संदर्भ में समान है। उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। जो उद्योग हैं, इसके बारे में शुरू में भी अभी डिस्कशन हुआ है कि उनको जो बाजार में जो मूल्य है उन संपदाओं का, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो वही चीज़ें अगर उद्योग यानी कोई फैक्ट्री उद्योगपति अगर उस चीज़ को ले रहा है तो उसको बहुत कम मूल्य में वो प्रोवाइड की जाती है, जबकि जो स्थानीय निवासी हैं उनको उनसे वंचित रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की एक नीति का ही परिणाम है। जो ये चिपको आंदोलन है, यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के जो ठेकेदार थे एवं स्थानीय लोगों के बीच में प्रारंभ हुआ था। वहाँ पे लकड़ी के जो ठेकेदार थे उनके और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। जो ठेकेदार था, एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, ठीक है, जबकि वहाँ के जो निवासी पुरुष थे वो वहाँ नहीं थे। बिना किसी डर के वहाँ की जो महिलाएं थी वो फौरन वहाँ पहुँच गई। उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर, मतलब कि अपने बाहों में भर करके उसके से सट करके ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। तो ये था जो है एक परिणाम चिपको आंदोलन का। तो इसमें क्या था, प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है। यानी जिन संसाधनों का हम जो है जिनकी पुनः पूर्ति हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, देखिए, अगर कोई भी वन है जिसमें पेड़ों की कटाई हो रही है, अगर हम उनकी शाखाओं की कटाई या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं को अगर काटे तो उनको फिर से उनकी पूर्ति हो सकती है, फिर से वो नई शाखाएं निकल आएंगी। लेकिन अगर पूरी पूरी पेड़ काट करके फिर वहाँ पे जो है सड़कें बना दी जाएँ या फिर वहाँ पे वो घर बना दिए जाएं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा कि ये इनकी फिर पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसी उद्देश्य से उनके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए। अब जो लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काटकर गिरा दिया होता, क्षेत्र सदा के लिए वृक्षहीन हो जाता अगर वो घटना ना हुई होती। स्थानीय समुदाय वृक्षों के ऊपर चढ़ करके कुछ शाखाएं एवं पत्तियां ही काटता है, जिससे समय के साथ साथ उनका पुनः पूरण भी होता रहता है। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों में फैल गया। जनसंचार ने भी इसमें योगदान दिया। जो मतलब टीवी चैनल्स वगैरह जो थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वन किसके हैं और वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार पर मजबूर कर दिया।
अनुभव ने लोगों को सिखा दिया, जो एक्सपीरियंस उनको मिला उसने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती है, वरन मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जल स्रोत भी प्रभावित होता है। क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने का काम तो पौधे करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। साथ ही साथ जल स्रोत को भी प्रभावित करता है। जल स्रोत जो भी वर्षा का जल है उसको एक ही जगह पे स्थिर बनाए रखना या फिर जगह जगह जो भौम जल में कन्वर्ट करने का काम में बहुत बड़ा रोल है पेड़ पौधों का। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश की दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारण का पता लगा कि आखिर उनका जो पुनः पूरण है उसकी जो योजना है वो असफल क्यों हो रही है। सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्यवाही से स्थानीय लोगों प्रशासन जो है उसमें बहुत दूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़प लड़ाइयाँ होने लगीं। इन झगड़ों ने नक्सली जैसे हिंसक आंदोलन को और भी हवा दे दी। अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया तथा मिदनापुर के जो अरावाड़ी क्षेत्र वन क्षेत्र हैं उसमें एक योजना प्रारंभ कर दी। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी A.K. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल कर लिया। ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट रही और इसका असर देखिएगा क्या है। उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के जो वन थे जो है 1272 हेक्टेयर क्षेत्र में थे, उनका संरक्षण हुआ। स्थानीय लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे, ठीक है, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया। और जो साल के वन वहाँ पे जो थे उनकी जितने हेक्टेयर में वो प्रेजेंट थे उनका संरक्षण किया गया, उनकी हिफाजत की गई। इसके बदले में वहाँ के जो निवासी थे उन्हें क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी गई, ठीक है। मतलब जिम्मेदारी के लिए उन्हें रोजगार भी मिला कि वो क्षेत्र की देखभाल भी करें, उसके लिए उनको रोजगार भी मिलता रहा और साथ ही साथ उन्हें वहाँ की उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला कि वहाँ पे 25% जो क्षेत्र है, मतलब जो भी वो उत्पादन करेंगे उसमें से 25% का वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका भी अधिकार उन्हें मिल गया और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट ग्रामीण और स्थानीय निवासियों का किया गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका जो गवर्नमेंट है उसने अपने अंडर में भी रखा, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट करने की वजह से हुआ ये कि पूरा जो प्रबंधन था जो भागीदारी हुई, एक सक्रिय भागीदारी जो कि 1983 में हुई थी आराबाड़ी में, वहाँ पे क्या हुआ कि साल वन समृद्ध हो गया। अब ये जो साल के जो वन थे वो क्या हुआ, पूरी तरीके से फिर से फलित हो गए। पहले जो बेकार कहे जाते थे वन, उनका मूल्य अब क्या है 12.5 करोड़ आंका गया है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। क्रियाकलाप देखिए, निम्न के द्वारा वनों को होने वाली क्षति पर परिचर्चा कीजिए। जैसे पहला है, राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक के लिए आराम गृह जो रेस्ट हाउस है उनका निर्माण करने से जो वहाँ पे वनों का जो नाश हो रहा है या वनों को जो क्षति पहुँच रही है उसका रीज़न बताइए। राष्ट्रीय उद्यानों में पालतू पक्षियों को जो चराया जा रहा है उसका रिस्पॉन्स में उससे कैसे वनों की क्षति हो रही है। पर्यटक द्वारा प्लास्टिक बोतल, थैलियाँ, अन्य कचरों को राष्ट्रीय उद्यान में फेंकना, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो फेंक देते हैं उसके बारे में भी बताइए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सभी के लिए जल। जल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें, महाराष्ट्र के एक गांव में जल की कमी की दीर्घकालीन समस्या से जूझ रहे ग्रामीण एक जल मनोरंजन पार्क था, उसका घेराव उन्होंने कर लिया, ठीक है। इस पर परिचर्चा कीजिए कि क्या ये उपलब्ध जल का समुचित उपयोग है, जो उस जगह जो है वहाँ पे उपलब्ध जल था उसका जो है एक सही तरीके का उसका इस तरीके से यूज़ करना, जो भी यहाँ पे बात कही गई है उस आधार पर इस पर हमें परिचर्चा करना है, ठीक है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है, बिल्कुल सही बात है। हम कक्षा 9 में एक संसाधन के रूप में जल की महत्व तथा जल के चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। जल चक्र के बारे में हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था। मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रगति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। तो एक यहाँ पे क्रियाकलाप फिर से, एक एटलस की सहायता से भारत में वर्षा के पैटर्न का अध्ययन कीजिए कि वर्षा कितने दिनों तक की रहती है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, कहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ जल की प्रचुरता है, जल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, और ऐसे क्षेत्र की जहाँ बहुत कमी भी है। उपरोक्त क्रियाकलाप के बाद आपको जानकर कि आश्चर्य होगा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों एवं अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध, यानी जिस जगह जल की कमी है वो जो क्षेत्र हैं वो निर्धन भी उतनी ही जो है मात्रा में है, ठीक है। तो इन दोनों में काफ़ी अच्छा रिलेशन है।
वर्षा के प्रतिरूप के अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का पूर्ण सत्य जो है वो सामने आ गया। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है, कुछ टाइम तक ही, क्योंकि मानसून कुछ ही महीनों तक ही रहता है। प्रगति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफ़ी कमी आ गई है। वनस्पतियों की कमी, पेड़ पौधों की कमी होने की वजह से भूजल स्तर की उपलब्धता भी बहुत कम हो गई है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रभावित प्रदूषक एवं अब क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो फसल भी उगाई जा रही है। अब फसल उगाई जा रही है तो जल की अधिक मात्रा की मांग भी हो रही है। अब वो मांग जो है उसकी पूर्ति कहाँ से की जाए, जब उद्योगों के द्वारा प्रदूषक जो निकलते हैं वो नगरों और कूड़े कचरे जो नगर से निकलते हैं उनसे जल जो थोड़ा बहुत है वो भी प्रदूषित हुआ जा रहा है। तो उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। मतलब कहने का है कि जितना ज़्यादा उसकी मांग बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा ये जो कूड़ा कचरा है वो उसकी और जटिलता को बढ़ाई दे रहा है। बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है। प्राचीन समय से ये जो है परंपरा चली आ रही है। पहले इन तकनीकों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी। स्थानीय लोग अपने हिसाब से करते थे। स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे। सिर्फ क्या, कृषि और जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए करते थे, जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। इस भंडारित जल का नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था। जल की उपलब्धता और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। अलग अलग तरीके जो है यूज़ किए जाते थे। फसल के भी जो है फसल को अलग अलग तरीके से पानी कैसे पहुंचाया जाए। सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाता था। अब जैसे कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया, अन्य बातों के साथ साथ इस पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी परियोजनाओं जैसे कि विशाल बांध और दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की सर्वप्रथम संकल्पना कर उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेजों द्वारा ही किया गया। इनकी संकल्पना तो की ही की, साथ ही साथ इनका यूज में भी ले आए, जिसे हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने भी पूरे जोश के साथ अपनाया। मतलब जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, हमारा भारत जब स्वतंत्र हो गया तो नई सरकार जो थी उसने भी जो है ये जो परंपरा जो अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई थी इसका पुरजोर तरीके से इसको अपनाया, इसको और बढ़ाया। इन विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके उपेक्षित होते गए। जाहिर सी बात है, अब जब लोग इन परियोजनाओं पर डिपेंड हो गए तो जो पारंपरिक जो स्थानीय तरीके थे वो फिर उनका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, वो उपेक्षित होते चले गए। सरकार धीरे धीरे इनका प्रबंधन एवं प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो कुल है उसका क्या रोल है। लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ, जिसे कुल कहते हैं। झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से मानव के द्वारा बनाई गई थी। वो छोटी छोटी नालियाँ उनसे पहाड़ी पर स्थित जो निचले गांव थे, नीचे के जो गांव थे उन तक ले जाया जाता था। इन कुल से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति से किया जाता था। क्षेत्र के जितने भी गांव थे उनकी सहमति से किया जाता था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जब सर्वप्रथम दूरस्थ गांव जो ये कृषि के मौसम में जो जल था वो सबसे पहले सबसे दूर गांव जो होता था उसको दिया जाता था। फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर, उसके ऊपर ऊंचाई पर स्थित जो गांव होता था वहां तक जल का उपयोग करते थे, जल पहुंचाया जाता था। कुल्हे की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए 2 या 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव वाले वेतन देते थे, उनकी सैलरी भी थी। सिंचाई के अतिरिक्त इन कुल्ह से जल का भूमि में अंतःस्रवण भी होता रहता था। अच्छा, इसका एक फायदा और भी होता था कि भौम जल जो है वो भी इकट्ठा होता रहता था, जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता था। अब ये जो भौम जल है वो झरने जिस जगह जो है होते थे उनको जल प्रदान करने का ये काम करता था। सरकार द्वारा इन कुल्ह के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए। जब सरकार ने इसका अधिग्रहण अपने हाथ में ले लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तो सारे के सारे मतलब अधिकतर जो कुल थे वो निष्क्रिय हो गए। जल के वितरण की आपस की भागीदारी की पहले जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बांध। हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ये जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं इनमें जो जल संग्रहण किया जाता है इसका यूज़ केवल सिंचाई के लिए ही नहीं किया जाता वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इससे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती हैं। उदाहरण जैसे इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है इंदिरा गांधी नहर से। परंतु
जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत से लोग वंचित रह गए हैं। वही बात है कि शुरू शुरू में चीज़ें तो सही रहती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो हर एक चीज़, हर एक योजना का जो लाभ है, फिर उसकी जो स्पेशल कुछ जो व्यक्ति होते थे उन्हीं के द्वारा ही उठाया जाता था, बाकी लोग उससे वंचित रह जाते हैं। शुरू में ही कार्य लगता है कि ये योजना अच्छी है। जल का समान वितरण नहीं है। अब क्या है कि वो जो लोग वंचित रह गए वो किस वजह से रह रहे हैं, क्योंकि जल का समान रूप से वितरण उसका नहीं हो रहा है। अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना एवं धान जैसी जो जल स्रोत के पास रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो गन्ना और धान जैसी जो अधिक जल खाने वाली जो फसलें हैं उनको उगा लेते हैं, जबकि दूर के जो लोग हैं उनको जल मिल ही नहीं पाता है। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है, उन व्यक्तियों की जो दिक्कतें हैं वो और भी बढ़ जाती हैं तथा असंतोष और फिर निराशा होती है। जब उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो लोग जो जिस जगह बांध था वहाँ पे रह रहे थे, बांध बनाया गया उस स्थान पे जो लोग पहले रह रहे थे उनको फिर वहाँ से, जाहिर है बांध बन रहा है तो वहाँ से उनको हटाया जाएगा। तो उनको वहाँ से हटाया गया तो उनसे कई सारे वादे किए गए, उन वादों को भी पूरा नहीं किया गया। बांध तो बन गया, उनका अपना खुद का फ़ायदा भी हो गया, लेकिन जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया उनसे जो वादे किए गए थे उसे भी पूरा नहीं किया गया। बड़े बांधों के बनाने के विरोध में उठ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बड़े बांधों की बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। जैसे गंगा नदी पर बना टेहरी बांध, तो ये जो टेहरी बांध है ये इसका एक उदाहरण है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में भी अवश्य ही पढ़ा होगा, जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाला जो ये बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है। बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है। जैसे सामाजिक समस्याएं क्या हैं, क्योंकि इनसे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। उन्हें हटा तो दिया जा रहा है लेकिन उनके रहने की जो जगह है वो तो छीन ली जा रही है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। दूसरी समस्या ये है आर्थिक समस्या, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ें बन रही हैं वो क्या जनता के द्वारा लिए गए टैक्स ही तो है, उसी से ही ये बनाएंगे। तो जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित रहता है, लाभ कुछ नहीं मिलता है और धन इतना लगता है। पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, क्योंकि उनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश हो रहा है तथा जैव विविधता की क्षति हो रही है। वन का विनाश हो रहा है तो जैव विविधता का भी नुकसान होगा। विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले, तो ये जो आदिवासी हैं अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं जिनको यहाँ वहाँ से हटाया जाता है, जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है। उन्हें तो इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है, साथ ही साथ भूमि एवं जंगलों से भी हाथ धोना पड़ रहा है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं है। 1970 में बने तवा बांध के विस्थापितों, जो 1970 में जो तवा बांध बना था वहाँ से जिस जगह पे ये बना था वहाँ रहने वाले लोग जो थे उनको जब वहाँ से हटाया गया तो वह लाभ नहीं मिल सका जिनका उनसे वादा किया गया था। तो वो जो जिस चीज़ का उनसे वादा किया था वो उनको नहीं मिला। अब है जल संग्रहण। जल संग्रहण के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे एक नोट है, इसको देख लीजिए। एक पारंपरिक प्रौद्योगिकी द्वारा भारत के वाटरमैन देश के सबसे शुष्क क्षेत्र के सूखाग्रस्त गांव के हजारों ग्रामीणों की जिंदगी बदल पाए हैं। वाटरमैन का खिताब किसे मिला है, तो देखिएगा 2 दशकों के प्रयास के बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8600 जोहेड और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया तथा राज्य भर के 1000 गांवों में पानी वापस लाया गया। 2015 में उन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता था। ये जो वाटरमैन का खिताब है वो किसे मिला है, राजेंद्र सिंह को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है स्टॉकहोम पुरस्कार, जो ग्रह और इसके निवासियों को भलाई के लिए जल संसाधनों के सुरक्षित संरक्षण में योगदान करने वाले व्यक्ति को का सम्मान करता है। ठीक है, स्टॉकहोम पुरस्कार। तो अब यहाँ पे देखिएगा जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। ये जो जल प्रबंधन है इसमें क्या होता है, मिट्टी और खासकर जल संरक्षण जो है उस पर मेन जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके, जैव मात्रा की जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीय संसाधन पौधे एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जल के जो प्राथमिक स्रोत हैं उनका विकास भी हो, द्वितीयक संसाधन पौधे एवं जंतुओं का उत्पादन ये भी हो और पारिस्थितिक असंतुलन भी पैदा ना हो। तो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है। जल संभर प्रबंधन न केवल उस जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, जो लोग ये प्रबंधन कर रहे हैं उनका केवल उन समुदाय का उत्पादन और आय ही नहीं बढ़ाता, वरन सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है तथा निचले बांध एवं जलाशय का सेवाकाल भी बढ़ाता है।
अनेक संगठन प्राचीन कालीन जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। बहुत से ऐसे हैं, आपने सुना होगा जो पहले के समय में बावली जो कुएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचलित थे, सीढ़ीदार कुएं। ठीक है, तो क्या था कि जैसे ही जो है नई चीज़ें जैसे आती गई, ठीक है, और जो है वो सारी जो पुरानी जो प्राचीन काल में जो चीज़ें प्रणालियाँ चलती थी उन्हें नष्ट किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से जल की जो है कमी होती चली जा रही है, तो जो प्राचीन प्रणालियाँ थी अब उनका यूज़, उनको फिर से वो चीज़ वापस आ रही है। ठीक है, तो उसमें जो बावली हैं उनको भी फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो जो बांध जैसे कि बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं, इन समुदायों ने जल संरक्षण के ऐसे ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। यथा छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्राहक बनाना, जो जहाँ पे सामान चीज़ें मतलब चीज़ें इकट्ठा हो सके, और घर की छतों से जल एकत्र करना। घर की छतों का जो है यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि वर्षा का जो जल है वो उसका वेस्ट ना हो, तो घर की छतों को भी उसके लिए जो है यूज़ किया गया, तो उसमें भी जल का एकत्र करना। इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है तथा नदी भी पुनः जीवित हो जाती हैं। तो दोनों ही इसमें काफ़ी अच्छा इसका जो है रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे देखिएगा, जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में जो खादिन है, बड़े पात्र एवं नाड़ी, खादिन बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू जम्मू के जो है कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरेस यानी टैंक, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि। ये सारे क्या हैं, जल संरक्षण संग्रहण जो है प्रबंधन है। प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे चित्र में भी देखेंगे, जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये बनाई जाती है। इसका लाभ भी स्थानीय और सीमित क्षेत्र में ही होता है, जो आसपास के जो लोग हैं वही इसका लाभ उठाते हैं। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन एवं अतिदोहन कम होते हैं अथवा पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं। यानी अगर स्थानीय निवासियों को हम जल संरक्षण का नियंत्रण अगर उनके हाथ में दे दें, तो वो अपने जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके आधार पर उनका मैनेजमेंट भी कर लेंगे, क्योंकि लोग कम होंगे तो उनका मैनेजमेंट भी सही तरीके से हो जाएगा। साथ ही साथ जो उसकी सफाई है, सफाई का भी उनको, क्योंकि यूज़ भी उन्हीं को ही करना है, इसलिए उसका भी ध्यान वो सही तरीके से करेंगे। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्ध चंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियां, प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण इनमें पीछे मानसून का जल तालाबों में भर जाता है। इनके पीछे क्या होता है, जो मानसून का जल है वो तालाबों में भर जाता है। केवल बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष रहता है, परंतु जो छोटे जलाशय हैं उनमें ये जल 6 महीने या उससे भी कम समय तक रहता है और इसके बाद ये सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं, परंतु भौम जल जो है उसमें सुधार करना है। तो ओवरऑल देखा जाए कि जल संग्रहण स्थल जो होते हैं वो मुख्यतः वही अर्धचंद्राकार जो मिट्टी के गड्ढे बने होते हैं उन्हीं के, या निचले स्थान पे जो गड्ढे खोदे जाते हैं उन्हीं के रूप में ये बनाए जाते हैं। कभी कभी नालियाँ या प्राकृतिक जलमार्ग जो नेचुरली अपने आप बन जाते हैं उनके रूप में चेक डैम वगैरह इन सबको भी बनाया जाता है। तो देखा जाए तो इन सब का अगर मुख्यतः मतलब मेन अगर देखा जाए तो कि पानी जो इकट्ठा किया जा रहा है ये इसमें खाली कुछ समय तक ही रहता है, तो मेनली इनका जो यूज़ होता है वो भौम जल को बढ़ाना होता है, उसी को ही मेन बैलेंस करना होता है। बाकी ओवरऑल अगर पूरे साल की बात की जाए तो जो बड़े जलाशय होते हैं बस उन्हीं में ही जो जल होता है वो पूरे वर्ष रहता है। तो जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। अब जैसे भौम जल में अनेक, अब भूमि का जो जल इकट्ठा किया जा रहा है उसके लाभ क्या क्या हैं, ये वाष्प बन करके उड़ता नहीं है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट लाभ तो ये हो जाएगा, परंतु ये आसपास में फैल जाता है। उसके बाद भाई जाहिर सी बात है जहाँ अशोषित हो रहा है तो जिस जिस जगह तक के पानी जा सकता है वहाँ वो फैल जाता है। अब बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है, जितना दूर तक के फैलेगा वहाँ तक के नमी भी पहुँचाएगा वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं। इसमें अतिरिक्त इसके अलावा क्या है, इसमें मच्छरों की जनन की समस्या भी नहीं होती। अब खुला जो जल होता है उसमें भाई मच्छर जो होते हैं वो फ़ौरन मच्छर जो है वहाँ पे पनप जाते हैं, लेकिन जो ज़मीन के अंदर है वहाँ कहाँ होंगे। भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये एक तरीका दिया गया जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था, खादिन पद्धति का आदर्श विस्थापन ये दिया गया है
कि जल ग्रहण जो है, जो क्षेत्र है जहाँ पे जल ग्रहण किया जा रहा है, तो वह किस आधार पर है। यहाँ पे एक कूप बनाया गया है, फिर उसके बाद जो पानी जो वहाँ से अवशोषित हो जा रहा है, फिर ये खारे क्षेत्र में पहुँच रहा है, ये खादिन बंद दिया गया है। अब जल स्राव जो हो रहा है, खादिन अथवा फसल वाला क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब मेन जल ग्रहण जहाँ पे पेड़ पौधों को ये रिस रिस करके किस तरीके से जो कुएं से पानी रिस रिस करके वनस्पतियों तक के पहुँच रहा है, उसकी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कोयला एवं पेट्रोलियम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, जो इसे देख लेते हैं। हमने कुछ स्रोत जैसे कि वन्य जीवन तथा जल के संरक्षण एवं संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं की चर्चा की है। यदि हम इनके संपोषण के उपाय अपनाएं तो इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहेगी। एक सही तरीके से किस तरीके से पोषण किया जाना चाहिए, उसका जितनी ज़रूरत हो उसके लिए उतना ही यूज़ किया जाए। अगर ये जो व्यवस्था है उसको अगर हम अपनाएं तो इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। जब हम एक और महत्वपूर्ण तो अब हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे, जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। औद्योगिक क्रांति के समय से हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद देखा जाए तो तब से हम ऊर्जा की बस खपत ही करते चले जा रहे हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। मतलब हम अपनी जो है एक यूज़फुलनेस है, या यूँ कहें कि अपनी सहूलियत के लिए, अपनी जो है एक इजी वे में हम मतलब हमारा सारा काम जो है बहुत इजी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऊर्जा है वो हम मतलब डेली उसमें जो है हम उसका पूरी तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ऊर्जा संबंधी ये आवश्यकता हम कोयला एवं पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। जैसे इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीकों से भी किया जाता है। इन अन्य संसाधनों की अपेक्षा इनका जो प्रबंधन है वो अलग तरीके से भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। अतः चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, फिर भी ये स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं कि इन स्रोतों का इतना दोहन ना करें कि मतलब कि जो है ये जल्दी जल्दी खपत हो जाए, कि एटलीस्ट कुछ सालों तक तो ये ढंग से चले। अतः तब हम ऊर्जा के विकल्पी स्रोतों की, जब भी हमें ये पता है कि ये जो स्रोत हैं जो कि जो है मतलब जैव मात्रा के रूप में जो ये स्रोत हमारे पास प्रेजेंट हैं, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, तब हमें ऐसे विकल्पों की खोज करनी चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता इनके ख़त्म होने के बाद होगी। तो ये संसाधन यदि वर्तमान दर से प्रयोग में आते रहे तो ये कितने समय तक के उपलब्ध रहेंगे, इस बारे में विभिन्न आकलनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो पेट्रोलियम के संसाधन हैं वो लगभग 40 वर्षों तक के यूज़ होंगे, और कोयला अगले 200 वर्षों तक के उपलब्ध रह सकते हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा है। ठीक है, परंतु जब हम कोयले एवं पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में विचार का एकमात्र आधार नहीं है। मतलब हम ये कहें कि जो कोयला और पेट्रोलियम है, इसकी जिस तरीके से हम उसकी खपत की बात कर रहे हैं कि सिर्फ यही एकमात्र एक रीज़न है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। ठीक है, अब वो जैव मात्रा, क्योंकि यही जीव जंतु और पेड़ पौधे जब ये कई सालों तक के दबे रहे और फिर इन्हीं से ये प्राप्त हुए, तो जैव मात्रा से ये बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन एवं सल्फर गंधक भी होते हैं। अब इन्हें जलाया यानी दहन किया जाता है, तो जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन में जलने यानी जब इसका पूर्ण दहन होता है तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती हैं। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, विषैली गैसें हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने पर एक अन्य दृष्टिकोण यह भी आता है कि ये कार्बन के विशाल भंडार हैं। अगर देखा जाए, कोयला और पेट्रोलियम ये कार्बन के विशाल भंडार हैं। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। जाहिर है, जब ये क्या है, कार्बन का ही एक विशाल भंडार है, अगर ये जो कोयला पेट्रोलियम की जितनी भी मात्रा अभी तक की बची है या जो कुछ भी, अगर पूरी की पूरी जला दी जाए तो क्या होगा, तो इससे यही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना जलाते जाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता चला जाएगा, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, तीव्र वैश्विक ऊष्मण होने लग जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगी, और उसकी
वो संभावना पूरी तरीके से होगी। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है, सही तरीके से बैलेंस में इसका यूज़ किया जाए। फिर है देखिए कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि डीजल एवं पेट्रोल का यातायात के विभिन्न साधनों, मोटर वाहन, जलयान एवं वायुयान में प्रयोग किया जाता है। आज के युग में विद्युत साधित्र जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं एवं यातायात में विद्युत के उपयोग के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। अतः क्या आप कुछ ऐसी युक्ति सोच सकते हैं जिससे कोयला एवं पेट्रोलियम के उपयोग को कम किया जा सके? तो यहाँ पे देखिए कुछ सरल विकल्प हैं जिनसे हमारे ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है। जो हम ऊर्जा एनर्जी का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो खपत हो रही है उसमें कुछ अंतर पड़ सकता है। तो देखिए आनुपातिक लाभ हानि एवं पर्यानुकूलन पर विचार कीजिए। जैसे है बस में यात्रा, अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल या साइकिल से चलना। तो इससे भी हम क्या है कि जो ऊर्जा है उसकी जो जिस आधार पर उसकी खपत हो रही है, या यूँ कह सकते हैं कि पेट्रोलियम या जो कोयले की जो खपत हो रही है उसमें हम कम, मतलब उसकी कम मात्रा उसका कर सकते हैं अगर हम पैदल या साइकिल से। मतलब यहाँ ये कहा गया बस में यात्रा या अपने वाहन में जाने से की जगह पैदल और साइकिल से चलना ज़्यादा सूटेबल होगा। इसके अलावा अपने घरों में बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब का प्रयोग करना। अगर हम अपने घर में फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो है यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ होगा। लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का उपयोग करना। अब जब लिफ्ट है वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत कर रही है, उसकी जगह आप सीढ़ियों का यूज़ करिए, इससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और ऊर्जा की खपत भी नहीं होगी। सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करना। अब हमारी बॉडी खुद ही हीट प्रोड्यूस करती है, तो हमें इस तरीके के स्वेटर पहनने चाहिए कि हमारी बॉडी खुद ही हमें वार्म रखें। और इसके अलावा दोनों में से ऑप्शंस हैं, या तो फिर हम अपने आप को वार्म रखने के लिए हीटर या सिगड़ी वगैरह जो है उसका प्रयोग करें। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शनल दिए गए हैं सारी चीज़ें कि अगर आप ऊर्जा की खपत में अंतर लाना चाहते हैं तो उसमें हम अपने ही क्रियाकलापों के आधार पर हम उसमें अंतर ला सकते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर निर्भर करता है। यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। जो यातायात के जो साधन हैं उनमें क्या होता है, आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इनमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे कि इनकी दक्षता भी बढ़े और साथ साथ वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सके। होता यह है कि जो यातायात के संसाधन हैं उनमें पूरी तरीके से दहन नहीं हो पाता है ना, तभी कार्बन डाइऑक्साइड, तभी जो पेट्रोलियम वगैरह है वो जब उनका पूर्ण दहन नहीं होता है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और फिर वो तो सबसे जहरीली गैस है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मतलब इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी ईंधन जले उसका पूर्ण कंप्लीट दहन हो। आपने वाहनों से निकलने वाली गैसों के यूरो 1 और यूरो 2 मानक के विषय में तो अवश्य सुना होगा। पता लगा है कि ये मानक वायु प्रदूषण कम करने के लिए किस प्रकार से सहायक है। तो ये एक क्रियाकलाप है, काफ़ी इंटरेस्टेड है तो देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। एक सही तरीके से इसका मैनेजमेंट करना है बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इस पर विचार करने के लिए हमें खुले दिमाग से सभी पक्षों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही पेचीदा जो है ये टॉपिक है एक तरह से देखा जाए तो इस पर काफ़ी आसपास की बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हमें यह तो मानना ही होगा कि लोग अपने हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, चाहे वो जैसे भी हों, ठीक है, चाहे वो बहुत अमीर हों, चाहे मिडिल हों, चाहे गरीब हों, हर कोई अपनी जो हित है, अपनी जो सुविधा है उसको प्राथमिकता देने का प्रयास करेगा। परंतु इस वास्तविकता को लोग धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं कि कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ बहुसंख्यकों के दुख का कारण बन सकते हैं। कुछ लोग जो हैं जैसे कि ठेकेदार हैं या फिर जो वनों का यूज़, जो उद्योगपति हैं वो यूज़ तो कर रहे हैं, वन को तेज़ी से काटते तो चले जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आज तो उन लोग मज़े में हैं, मान लीजिए उनके पास सारा ऐशो आराम में सब कुछ है, जो बेचारे जो बहुसंख्यक हैं वो चलिए नुकसान में हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जो उन पे और भी ज़्यादा ये वक्त बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, मतलब उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आने वाली है, वो करीब ही है। तो हमारे पर्यावरण का पूर्ण विनाश भी संभव है इस तरीके से अगर देखा जाए तो। कानून, नियम एवं विनियमन से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा जिससे कि विकास का लाभ सभी को एवं सभी भावी पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। तो देखा जाए कि इस चैप्टर में हम लोग ने मेनली यही देखा कि प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास प्रेजेंट हैं
उनका बस हमें क्या है, एक सही तरीके से हमें उसका प्रबंधन करना है। अगर सही तरीके से प्रबंधन रहा तो प्रेजेंट एक समपोषित प्रबंधन, ठीक है, तो हम प्रेजेंट टाइम में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ फ्यूचर में भी उसको संरक्षित कर सकते हैं, फ्यूचर तक की भी वो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहें। ठीक है, तो ये था क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी, यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन, जो भी हमारा होगा, या तो शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर जो भी वीडियोज़ होंगी, जो भी होंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।